बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। वीकेंड है और अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि खुश रहने भी दीजिए। हर कोई खुश रहने की कोशिश तो करता है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से कोई दूसरा कैसे खुश रह सकता है। तो असल ज़िंदगी यही है कि आपकी वजह से कोई दूसरा भी खुश रह सके। कुछ बड़ा काम नहीं करना, बस किसी के लिए आप कुछ बुरा ना सोचें और किसी को उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दें। यकीन माने यही किसी की खुशी का सबब होता है। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद, दवा भी नायाब। प्रोग्राम की बंदिश के साथ ही टीबी की दवा भी मार्केट से गायब। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ मुआशी प्लान साथ लाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 15 रोजा लाहौर है मेला सजेगा। वजीर आला का मेले के लिए बेहतरीन इंतजाम और मुनफरिद प्रोग्राम्स की हिदायत। और FIA में नफरी की कमी का सामना, अब पुलिस साइबर क्राइम केसेस दर्ज करेगी। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी। राव दिलशाद हुसैन साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलेंगे। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि ये जो लीड वाली जगह मुख्तस की गई है, ये लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे ऊपर कोई बुरी खबर ही लगानी है, अच्छी खबर मुश्किल से लगती है। खैर, आज की खबर है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की इंटरनेशनल फंडिंग भी मुतासिर है। मार्केट में मायरिन नामी दवा ना मिलने से प्राइवेट तौर पर टीबी का इलाज करवाने वाले मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनकी जो डोज है, दवाई है जो आपने रूटीन में लेनी है, उसमें आप गैप नहीं लेके आ सकते हैं। सो ये उनमें से एक है। राव साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। देखिए, मसाइल और भी हैं मोहब्बत के सिवा। क्या करें, कभी तो शुक्र है आज बिजली की कीमतों के बढ़ने की खबर नहीं, अदरवाइज तो अच्छी खबर वाकई नहीं होती। ऐसा होता है कि या तो कोई चीज़ महंगी हो गई है या फ्यूल महंगा हो गया है या कोई इस तरह का, तो तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो आम आदमी के लिए। और अब टीबी के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज भी रहते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका मरकज़ है टीबी के हवाले से, वो गुलाब देवी अस्पताल में बहुत ज़्यादा इसको बनाया है इसीलिए। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट के टाइम पे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब शो में आया करते थे। बड़ा मुनज़्ज़म इंतज़ाम था, ऑनलाइन लोगों के घरों में टीबी के पेशेंट की दवाइयाँ पहुँचती थी। आई डोंट थिंक सो कि अब सरकारी हॉस्पिटल्स में ये फॉलो किया जा रहा है सिस्टम। तो अद्वियात का मिलना एक चैलेंज है, डरावना ख्वाब बन चुका हुआ है, बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। ये तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो अभी रिसेंटली दौरे किए मुख्तलिफ अस्पतालों के या हेल्थ सेक्टर के, हेल्थ यूनिट्स के, तो उससे कुछ थोड़ी बेहतरी शुरू हुई है होना, लेकिन अदरवाइज़ तो सूरत हाल बड़ी पैथेटिक है। और अब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, गो के टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते, लेकिन ये टीबी एक ऐसी जो बीमारी है कि ये वायरल इन्फेक्शन के तहत होने वाली डिजीज़ है और ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है ना, फैलती भी इसी तरह से। तो इसी हवाले से प्रोग्राम ही बंद कर देना और फिर दवा भी नायाब होना, जो लाखों मरीज़ हैं वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे। इस पे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, मेरा ख्याल है उनको ज़रूर इस पे तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम जो इस तरह की बहुत ज़्यादा तादाद तो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी है, इसको उनका हक है कि उनको तिब्बी उनका मुआयना बेहतर हो, उनका जो ट्रीटमेंट है वो साथ चलने के साथ साथ अद्वियात की फराहमी को, और फिर मार्केट में दवा का नायाब होना, ये एक क्वेश्चन मार्क मिल रही होगी। आप ये भी मेरे से लिखवा लें, ज्यादा पैसों में ब्लैक में जिधर से मिल रही और होगी। ये खबरें आने का मकसद यही होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल तो होगी, मगर वो ब्लैक में या ज्यादा एक दौड़ सी लग जाती है। बिल्कुल, बस एक अनसर्टेनिटी को पैदा करना होता है इस तरह की खबरों ने।
और उन्हीं में से एक ये है कि एक तो इलाज प्रोग्राम तो बंद हुआ ही है, लेकिन अगर किसी ने मार्केट से दवा लेनी अच्छा, है, मुझे नहीं समझ तो वो आती, अब आपको शुगर की मायरनामी- दवा 4 दिन बाद पता चलता है नायाब है, आपको 5 दिन बाद पता चलता है पेनाडॉल नहीं मिल रही है, और मतलब इसकी जो टीबी के जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस फेज से मेरी सिस्टर इस फेज से गुजरी और बड़ा ये मुश्किल, बड़े क्रिटिकल ये सूरत हाल होती है। और फिर इसको 1 माह या 2 माह का ये कोर्स नहीं होता, ये 6 से 10 माह तक का ये कोर्स, और ये अगर पेशेंट की सूरत हाल बेहतर ना हो तो ये उससे भी ज़्यादा उसको अद्वियात तवातर से लेना पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारी सतह पर तो प्रोग्राम बंद हुआ, सरकारी अद्वियात तो मुयसर नहीं, लेकिन मार्केट में भी दवा का गायब होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब क्या हम चीज हर चीज निगरान गवर्नमेंट ही ठीक करेगी तो बेहतर होगी, मतलब हम तो हर चीज पे यही देख रहे हैं बिगाड़ ही बिगाड़। अच्छा, मैं इस बात में आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। सेटअप निगरान हो या फिर इलेक्टेड बॉडीज हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, देखिए अवाम ये चाहती है कि जो हुक्मरान है वो रिस्पॉन्सिबल वो करे, है, बिल्कुल ये इसमें ऐसे तो ही। निगरान का या इलेक्टेड बॉडी अभी का अवाम सेटअप को नहीं यही पता है कि है, लेकिन आप वज़ीर आला मोहसिन आप नकवी और एवेल्यूशन उन्होंने कर सब कुछ सकते हैं करना है। हाँ जी। कि जितना एहसास या दर्द अवाम का मोहसिन नकवी साहब का शायद इतना इलेक्टेड को नहीं होता। खबर की राव साहब आपने कहा कि इतना शायद कॉमन नहीं है टीबी की जो फैक्ट्रीज है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जब WHO ने यह प्रोग्राम शुरू किया था तो पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा दुनिया में मुल्क था जो टीबी से मुतासर हो रहा था, और इसी बेस पे WHO ने एक वक्त था ये लाइलाज थी, अब इसका इलाज मुमकिन है। WHO ने आपको फंडिंग दी, ये सारा प्रोग्राम जो है वो चाकआउट करवा के आप WHO की फंडिंग से चल रहा था ताकि ये वायरस कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक तो डेफिनेटली वो एक बंदा एक वायरस से इफेक्टेड हो या फिर 1000 बंदे हो, एक बंदे की जान भी उतनी कीमती है। इस पर्सपेक्टिव में इसका जो ज़्यादा जो जिसका बुरा इन्फ्लुएंस आएगा कि आपके जो भी लेबर फोर्स या इफादी क़ुव्वत बाहर जाती है, ख़ास तौर पर यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनका टीबी टेस्ट लाजमी होता है। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में जो टीबी का जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर एक तो पहले आपकी इंटरनेशनल फंडिंग मौजूद थी, आप उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे थे, और पिछले 2020-21 में आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान में जो शरह है लोगों के मुतासर होने की टीबी से वो कम हो रही है। तो अब ख़त्म नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने कभी भी दावा नहीं किया कि जी हमने उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। पोलियो भी डेफिनेटली अभी तक नहीं ख़त्म हो सका। अब इसका शिकार होने की जो डेथ रेशो है ना वो बहुत कम है, यानी 100% अगर आप ये कहें कि 99.9% इलाज मुमकिन है। मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इलाज दवाई बंद कर जब देंगे, दवाई बंद होगी तो वो फिर जो आपने अचीवमेंट आपकी बात वही ना बिल्कुल सही है। टारगेट जो आपने देखिए अचीव किया, वो कैसे पूरा होगा? पाकिस्तान में जो पोलियो के केसेस हैं वो हार्डली 2-3 होते हैं, तो फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आप कहते हैं कि आपने 100% इस पर काबू नहीं पाया। तो यहाँ पर तो लाखों फैक्ट्रीज हैं आपके पास। तो फिर भी ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही थी उसको मैनेज करना था, उसके जो लोगों तक वो जो मेडिसिन थी, जो फैसिलिटी थी वो पहुंचानी है। मुझे लगता है कि ये अभी तक शायद फंडिंग मुतासर नहीं हुई, क्योंकि खबर में कहीं से जिक्र नहीं है कि फंडिंग रोक दी है WHO ने। मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या मे बी जब फंड्स नहीं होंगे तो फिर ही प्रोग्राम बंद होते हैं ना। ऐसा ही है। आपकी बात लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ आपका बिजली का मीटर कब कटता है? जब आप बिल अदा नहीं करते। लेकिन देखिए कुछ हमने भी तो करना है ना, लाजमी इतनी अगर हमें इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है तो तभी हमने दवाई देनी है लोगों को। करना चाहिए। अब ये कोई ऐसा ये इसके लिए अब आपको नहीं जरूरत, बेशक इतने फंड्स की भी आपको जरूरत नहीं है। आपने एक मैकेनिज्म है, हर अस्पताल में और मौजूद है, हर बड़े अस्पताल में वार्ड मौजूद है। आपने उनको स्ट्रीमलाइन करना है, उनका मैकेनिज्म बेहतर करना है। वहाँ पर जैसे दीगर वार्ड्स में इमरजेंसी में या दीगर वार्ड्स में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, इसको भी बनाया जाए तो मेरा ख्याल है मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करके तादाद है से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वो यहाँ पे नजर करम कर दें, शायद हालात बेहतर हो जाए। अलबत्ता ये जो पेशेंट है इन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां वाकई ऐसी होती हैं कि पेशेंट दवाई के बगैर नहीं रह सकता, तो ये वन ऑफ देम है। अच्छा जी, सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला। पहले मरहले में 16 अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन, इमरजेंसी और OPD में टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। वकास, क्या सिस्टम है ये? जैसे हम बैंकों में जाते हैं तो वो टोकन सिस्टम चल रहा होता है ना, और आपको अपनी बारी का वेट करना एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं जब आपने टोकन ले लिया तो आपको एटलीस्ट पता चलना शुरू हो गया कि
कोई आपकी बारी कब आ कोई पैराशूटर आके मेरी बारी नहीं ले नहीं लेगा। तो ये जितनी आवाम सरकारी अस्पतालों में होती है, आप अभी चले जाए म्यू सर्विसेज, तो ये टोकन सिस्टम वहाँ पे चल सकेगा? मतलब लोग तो वेट करना नहीं पसंद करते, इतना रश होता है, इतना रश होता है। सो ये अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है ना, लेकिन कुछ आदमी हमने बात कहीं ना माजरत के कहीं से साथ, तो I'm sorry वकास, बुनियादी वो आपको तौर पे पता चलेगा जिस तरह इसका लिफ्ट बंद है उस objective तरह तो यही है। टोकन सिस्टम भी बंद है। कहीं ना कहीं से हमने Objective इसका स्टार्ट वैसे यही करना है है कि ना, कहीं ना आपको कहीं से कतार स्टार्ट में करना ना है। लगना पड़े, अपना टोकन ले और हाँ, अपनी बारी का आपकी इंतजार टाइम ड्यूरेशन करें। का पता हो कि आप देखें वो उसमें अभी- जब भी ये टोकन सिस्टम जब भी ये टोकन सिस्टम जो है इन्फोर्स किया जाएगा तो उसमें पेशेंट्स की कंडीशंस के हिसाब से वो टोकन इशू कीजिए। अगर एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको नंबर 200 दे दें कि जो आपको 2 घंटे बाद बारी आ रही है। अच्छा, तो आई थिंक ये इमरजेंसी ब्लॉक का अलहदा सिस्टम होगा, ओपीडी में अलहदा से होगा। नहीं, तो इस इमरजेंसी तरह में तो खैर नहीं होगा। जरूरत ही नहीं है, इमरजेंसी में तो वेट ही OPD नहीं में जब आप लोग पूरी जाएंगे- इमरजेंसी का मतलब ही ये है कि इमरजेंसी का आपको मतलब ही है, फौरी बिल्कुल। ट्रीटमेंट मिलना है, तिबी इमदाद मिलनी है फौरी तौर पे, तो उसमें तो कोई चॉइस नहीं अच्छा, है। तो- ये ओपीडीज की बात हो रही है, आपने खुद भी, लेकिन ये इसमें मरीजों के ऑपरेशन, इमरजेंसी और ओपीडी में भी टोकन सिस्टम। अब ओपीडीज में आपने अगर देखा हो तो मुख्तलिफ अस्पतालों में रश ज़रूर होता है, तो फिर वो हर किसी की ये कोशिश होती है कि जो बाहर खड़ा एहलकार है उसको कोई उसकी मिन्नतें करता नजर आता है कि मुझे पहले कोई चेकअप जर्नलिस्ट करवा के दे, फोन करवा रहा कोई होता है कि ये जर्नलिस्ट मुझे का डॉक्टर साहब के फोन, तक ऐसे ही पहुंचा है, दें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि टोकन सिस्टम आप जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी कंप्यूटराइज कर लें, लेकिन जब तक आप ये जो भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स कोई सीट पे नहीं होंगे तो टोकन सिस्टम आपका क्या कर इनकी लेगा? जो बादशाहत है, अगर आप उस पे काम थोड़ा करें, इनको पाबंद करें कि ये सुबह ना आए 8 बजे, ये 9 बजे ही आ जाए और 9 से 4 अपनी ड्यूटी दे दें। ये हो क्या रहा है, आप तमाम अस्पतालों में चले जाएं और ओपीडीज बस ब्राय नाम हैं, जूनियर्स की स्पुर्द है ज़्यादातर ओपीडीज, जूनियर्स इवन आपके के इंटर्न रहमो करम डॉक्टर पे। समटाइम बैठे होते हैं। एग्जैक्टली अभी वो 11 बजे आएंगे और पता चलता है 11:30 बजे टाइम ही खत्म हो गया, प्रोफेसर साहब राउंड पर निकल गए हैं और राउंड अस्पताल का उसके करने बाद जा रहे हैं, उसके 30 बाद उनकी हाइट। ड्यूटी खत्म। तो डॉक्टर्स को हम देखिए मसीहा का रूप हम समझते हैं कि ये हकीकी मानों में मसीहा है, लेकिन अगर आप अस्पतालों में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कसाब से ज्यादा ये आपको आप मंडे, तकलीफ के ट्यूसडे, मंजर आपको देखने वेडनेसडे, को मिलते हैं वीक कि के ये जो 3 दिन हैं, आप किसी भी इनकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लें। अटेंडेंस बायोमेट्रिक करें और इनकी जो सैलरी डॉक्टर साहब, I think है भी, मुख्तलिफ इनकी हॉस्पिटल वो तो सब कुछ वो- है, वो लेकिन तो- वो आप सुने, डॉक्टर को किसी को वो इंटरेस्टिंग। अच्छा, अटेंडेंस लग गई, उसके बाद जो अवेलेबिलिटी है अंदर मरीजों को चेक करने की, वो उसको आप चेक हाँ, कर लें ये तो आप आपको कहें। आपको अंदाजा होगा। इनकी सैलरी के हवाले से जब तक आप कर देंगे ना कि इनको आर्ली बेसिस पे अच्छा, सैलरी मजेदार रास्ता बात यह है कि जब आप किसी सीनियर प्रोफेसर से मौजें या लगी हुई हैं सबकी, एसोसिएट प्रोफेसर से अदवायात आप- अपनी मर्जी से लिखते हैं, सॉल्ट नहीं लिखते, अदवायात कंपनियों की लिखते हैं, कंपनियों को मुनाफा देने के लिए तमाम जो बड़े लोग हैं। अब ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इस मुआशरे का ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है कि जो ये कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्होंने कमाए हैं सिर्फ ये हमारे डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स को क्या होता है जी, एक मलेशिया थाईलैंड का टूर मिल गया, गाड़ी अमेरिका मिल का गई, घर गाड़ी में- मिल गई है, कोई रेंट मिल गया या इस तरह का, ये जो नॉमिनल चार्जेस हैं। और अब अपने जो अंडों के लिए मुर्गी हलाल करने के लिए ना ये तैयार रहते हैं, यानी कौम को मुर्गी इनके बनाओ। रहमो करम पर है और आवाम को ये लगता है कि ये मसीहा हैं। बस बीमारी की हालत में फिर आप ट्रस्ट भी अपने डॉक्टर पे करते हैं, आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला प्राइवेट सबको बड़ा अच्छा महफूज चेकअप रखे। करते हैं, लेकिन देखिए 5,000 फीस दें तो फीस भी कमाल, तो आपको लेते हैं वो ना। बड़ी तसल्ली से चेक करते हैं, वही लोग हैं, वही मैं तो लोग हैं। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला किसी को ऐसी जरूरत ही महसूस ना मेरे होने ख्याल दे। दुआ ये करें कि अल्लाह पाक हमें सब इस काबिल बनाए कि हम प्राइवेट डॉक्टर हायर कर सकें। मैंने कहा शायद कह रहे हैं हम इससे प्राइवेट डॉक्टर ही बन इससे जाएं। ज्यादा अच्छी दुआ नहीं हो सकती। नहीं, अल्लाह करे किसी को डॉक्टर की जरूरत ही देखिए, वो तो पेश ना इंसान आए। ये बीमार आप तो होना आज ही है ना, आप ये ऐसा देखिए नहीं हो हेल्थ सकता। सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में से आज प्राइवेट सेक्टर को ये आप government माइनस कर responsibility दें, होनी फैसला चाहिए। कर लें कि प्राइवेट सेक्टर को शेयर ही नहीं देना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। राव साहब, अब आप बहुत आगे की बातें करने लगे, ये तो ये पॉसिबल। चूंकि प्रायोरिटाइज नहीं करते, हमसे जो टैक्स लिया जाता है वो हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, के नाम फिर पे और लिया एक जाता है, मजे लेकिन राव वो साहब, बदकिस्मती से एक और खर्च मजे नहीं की बात ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा शहर में मौजूद है पूरे पंजाब में, अगर कोई पुलिस केस चला जाए, इवन एक बंदे को अगर गोली लगी है तो उसको ट्रीट ही नहीं करेंगे, कहेंगे जी ये तो गवर्नमेंट का केस है। ये तो हाँ तो नहीं, वहाँ वो- पर भी
ये नहीं है कि लेकिन गुर्दा इंसान की निकाल जान लेंगे। बचाई जाए। गुर्दा निकाल लेंगे, वो तो प्राइवेट गुर्दा है। निकलवाने तो आप बताएं, अभी आपको बताएं। लीजिए हमने गुर्दा ब्रेक की निकलवा तरफ जाना है, देंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अगली खबर शामिल करने वाले हैं और अगली खबर है जी सियासी मंजरनामे से नवाज शरीफ मुआशी प्लान साथ लेकर आएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मुआशी प्लान कुछ है, क्योंकि सारा मसला ही यहाँ पर जो हमने अभी अद्वियात वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया, महंगाई हर रोज़ डिस्कस करते हैं, बिजली महंगी होना डिस्कस करते हैं। ऑल दो इन तमाम हालात के बावजूद कुछ लोग अपने कोलीग्स को खाने पे भी लेके जाते हैं और बाहर खाना भी खिलाते हैं और फिर मुकर भी जाते हैं कि हमने खाना खिलाया। चले वो हम किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे, अभी आ जाएं खबर की तरफ जी। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ वकास आपकी वैसे बाय द वे मुस्कुरा रहे मैंने खाने चलिए की वो बात हम बाद की। में डिस्कस कर लेंगे जब महंगाई डिस्कस करेंगे। अब आ जाए नवाज शरीफ के प्लान की तरफ। बाय द वे आप भी उस पार्टी से बाहर थे जो वकास ने दी थी। जी जी, मैं उससे बात था, 5 लोग थे बस। हाँ जी। शुक्र है मैं नहीं था। अच्छा हाँ, चलिए जी हम नवाज शरीफ की वापसी पे आ जाए। खाम खाई बदनाम होना। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब चूँकि गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो वही एक केसट थी जो रोज़ाना हम सारों से सुन रहे हैं। बस। वो जैसे हम चेयरमैन पीटीआई की नहीं कहते थे कि इनको बस तो क्या? रिकॉर्डिंग करा के रख लें, कोई ज़रूरत नहीं है, वो 5 बजे लोग हमें इंतजार खुआर करते हैं, होने वही की बातें जरूरत कोई repeat नहीं है। होना तो शुरू हो जाए। अब पीटीआई भी, ये जो मुस्लिम लीग नून है, अब हर कोई वही बात कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्कर्स कन्वेंशन में, लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में जो वर्कर्स कन्वेंशन जिनको बिलाल यासीन सुपरवाइज कर रहे हैं, वो एक ही बात, यानी अब वो जब जाते हैं तो वो टिकर्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉपी पेस्ट करके ही वो यानी आपका टिकर्स- काम आसान हो वो गया। हमारा काम इन्होंने आसान कर दिया। तो एक उसी केसट का एक तसलसल कल हमने देखा जो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसमें कुछ नई बातें शहबाज शरीफ ने जरूर की। आमद के हवाले से तो उन्होंने कहा कि मुआशी प्लान बता दे क्या है? मुआशी प्लान के हवाले से इससे उन्होंने कहा अवाम की हालत बेहतर होनी है। चूंकि जो प्लान कर रखा है मुस्लिम लीग नून ने, वो सिर्फ एक तकरीर, ये वो ऐसा जलसा होगा कि जिसमें सिर्फ एक तकरीर प्लान की गई और वो तकरीर होगी सिर्फ नवाज शरीफ की, उसके अलावा किसी की कोई तकरीर नहीं होगी। मलिक सैफुल मुल्क खोखर जो अब तक का प्लान है वो अभी बताया तो ये जा रहा है कि वो शुक्रिया अदा करने की हद तक बस शुक्रिया अदा करेंगे सारे लोगों का जो जिनको मदऊ किया जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद वो तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। तो उससे पहले तो काफ़ी उन्होंने प्लान किया, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुआशी प्लान के हवाले से, उसमें वो रेफरेंस देते हैं कि 1990 में गवर्नमेंट आई मुस्लिम, उस वक्त तो वो थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून बनी। लेकिन नवाज शरीफ के प्लान, मुआशी प्लान के हवाले से दावा मुस्लिम लीग नून ये करती है कि जो प्लान उन्होंने दिया था 1990 में, यानी 90 की दहाई में, उसी प्लान को पाकिस्तान में तो अमल दरामद वो नहीं हो सका, लेकिन उसको कॉपी किया हमसाया मुल्कों ने और 1-2 साउथ कोरिया ने। तो उस मुआशी प्लान के पर अमल दरामद करने के नतीजे में आज भारत और दीगर जो ममालिक जिनका जिक्र करते हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो चूँकि किसी भी हुकूमत को, किसी भी जमहूरी हुकूमत को 90 की दिहाई में मुद्दत पूरी करने का मौका ही नहीं मिला, तो उनका 5 साला मनसूबा हो या 10 साला मनसूबा हो या प्रोग्राम 2010 हो या प्रोग्राम 2025 हो, वो किसी मनसूबे पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका, जिसका खमियाजा मजमूई तौर पर कौम आज जो है वो भुगत रही है। ऑब्जेक्टिव ये था कि अब चूँकि मुआशी प्लान वो लेके आएंगे और किस तरह से मईशत को आगे बढ़ाना है, इस हवाले से अपनी तकरीर में वो मुख्तलिफ ऐलानात जो और मुआशी प्लान के हवाले से करेंगे, जो उनका मंशूर का हिस्सा भी होगा आइंदा इंतखाबी मुहिम में। तो अब मुस्लिम लीग नून की हद तक अगर बात की जाए तो वो तो बड़े पुरअज़्म लगते हैं, लेकिन हालात इतने भी आसान नहीं हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं। अभी ये जो एक गर्दान हम देखते हैं कि नवाज शरीफ आए तो उन्होंने फ़लाँ काम कर दिया, उन्होंने फ़लाँ का किया होगा माजी में, मुमकिन है किया होगा, लेकिन अब हालात, अब तो आपको अगर आप आते हैं तो आपको चैरिटी बिगिनज एट होम, सबसे पहले आप ऐलान करें आप मुहिब्बे वतन बनकर, हमें कोई शक नहीं है आपकी वैसे मुहिब्बे वतनी पे, हमें मुझे कम अज़ कम कोई शक नहीं है। गो के गुज़िश्ता 4 सालों में हमने गद्दारी के फतवे बड़े देखे और वही 1965 की सियासत दोबारा हमने देखी, लेकिन
अब की चलिए बात खबर के आप- दूसरे हिस्से की तरफ भी आने, इलेक्शन शफाफ होंगे। हमेशा दावा तो यही किया जाता है जब तैयारियां की जाती हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कहता है कि शफाफ नहीं हुए, धांधली हुई। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। खबर ये है जी, लाहौरियों के लिए फाइनली कोई अच्छी खबर भी ढूंढ निकाली है हमने। वजीर आला जो हैं वो बेहतरीन मेले के इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी कर रहे हैं। शहर में मेला लगने जा रहा है, 15 रोज़ा ये मेला होगा सूबाई दारुल हुकूमत में। वकास, डिटेल्स बताइए इसकी, क्या होने जा रहा है? जहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना कि उन्होंने सेहत की सहूलियात देनी है, उन्हें तालीम देनी है, उन्हें Entertainment भी बहुत सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, वहाँ पे हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को तफरीह के मौके भी फ्राहम किए जाएँ और फैमिली के लिए कोई ऐसा फैमिली के माहौल लिए। हो? और फिर बिल्कुल। इस तरह के जो अभी हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, लोग डिप्रेशन का कोई शिकार ऐसा हो रहे get हैं। together हो जहाँ पे मेरे आप ख्याल में weekends ये अपनी वो family- ठंडी हवा का झोंका होगा लोगों के लिए कि एटलीस्ट उन्हें कुछ फ्री में भी दस्तियाब होगा। अच्छा, फ्री में भी फ्री आपने में बता है दिया। ये वाह, सब good। कुछ फ्री में है। अच्छा, जो कल की अभी तक खबरें आई थी कैबिनेट मीटिंग के फ्री तो बाद, देखने को मिलेगा, देखने लेकिन को अगर वहाँ पे मिलेगा ना। गए तो किसी स्टॉल से कुछ फ्री नहीं मिलेगा। ऐसे लेकिन चलना रहना। देख तो सकते हैं ना। देखिए हाँ, देख कल सकते जो हैं। कैबिनेट्स के एक छत तले पाबंदी है ही नहीं, आपको मेले ना वाला हमारे में पाबंदी है ना ये इसमें अच्छी बात यही है कि ये एक स्पॉट नहीं है कि जी सब ने जलानी पार्क ही आना है। सीएम साहब ने कहा है कि आप मुख्तलिफ वेन्यूज़ को आप मार्क करें, मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं इस मेले के वो आप अरेंज करें वहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा कि 18 यूनिवर्सिटियों उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, इनके दरमियान आप थिएटर कंपटीशन करवाएं, स्टूडेंट्स को इंगेज करें, ड्रामेटिक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स का अरेंज करें। यहाँ पे हो सकते हैं, मुख्तलिफ पार्क्स में हो सकते हैं, DHA में होंगे, जो साउथ शमाली लाहौर में होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कहा है कि ये करवाएं। बच्चों की पार्टिसिपेशंस के लिए कि अगर बच्चा कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसको अरेंज करें। छोटे छोटे खाके जैसे स्टूडेंट्स पे लोग कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में लेकिन पेश इसकी- करते हैं, वो आप करें। इसकी जो खास बात जो खबर के मुताबिक ये है कि लाहौर सकाफती मेले में चारों सूबों की जो सकाफत है, ख़ास तौर पर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की जो सकाफत है उसको उजागर करना है। तो मुमकिन है कि कहीं पर आपको ये सकाफती रंग जब बिखरेंगे, ऑब्वियसली अब आने वाले दिनों में लाहौर के नाम से तो स्पॉट्स तो आपके पास बहुत हैं। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स है, अलहमरा माल रोड पे है। अच्छा, फिर वो उसके बिल अलावा फिर वो बुक फेयर हो रहा है। बुक फेयर है, सबसे बड़ी बुक फेयर हो रहा है सबसे बड़ी अलहमरा बात में है। 10 दिन और के लिए। किताबें कबड्डी अल्लाह करे होगी, सस्ती भी मिले, और कुश्तियाँ मुख्तलिफ जो होंगी, रवायती जो खेल हैं जिसमें- जैसे आप खेल रहे हैं, आप मेरा जिसमें साहब जो रवायती खेल है वो भी ऑब्वियसली रास्ता कबड्डी खेलेंगे। अच्छा है। नहीं, कबड्डी तो नहीं खेलूंगा, क्रिकेट हुई तो खेल नहीं, लेंगे। क्रिकेट इसमें उसके नहीं अलावा है। क्रिकेट तो अंग्रेज का क्रिकेट खेल है। नहीं, क्रिकेट खेल लेंगे। और की सकाफत तो फिर राव साहब यही है। राव साहब यही Obviously, है ना। एक ये है कि फेस्टिविटीज का एक माहौल मिलेगा और ये वक्त की अहम और जो जरूरत अच्छी है। चीज़ है वो ये है कि तमाम जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडरों को लिखा जाएगा कि वो भी आके सकाफती रंगों से ना सिर्फ मुस्तफीद हों, उनको एंजॉय भी करें। हर और तरह उनके के लिए प्रोग्राम्स होंगे। कहीं अगर पर आप मौसीकी की बात मेले करें, ठेले वो भी लाहौर होगा। की पहचान रही है वैसे, बिल्कुल। लेकिन अब वो कम हुआ है पिछले काफी अरसे से। नहीं, राव साहब अब लेकिन- कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ फैमिलीज के साथ जाएं ये और एक family छत तले आपको festival ही अच्छा है, ये माहौल family मिले। ग्लोबल festivals ही विलेज, एक हैं। ग्लोबल विलेज बन गया। उसके अलावा अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आपको ये करते लेकिन- नहीं है जश्न बहारा में वहाँ पर। लेकिन इसमें एक दरख्वास्त ज़रूर है सीएम साहब से भी और जो मैनेजमेंट है इस मेले की, जो जिलानी अच्छे पार्क में गुलकार लगता हैं, अच्छे गुलकार हैं हमारे पाकिस्तान के, उनसे परफॉर्म करवाएं। अच्छा, आप देखें ना, obviously- आतिफ को या आयमा बेग को सुनने के लिए उनके 2-3 साल की टिकट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। Exactly, तो अगर वो ऐसे ही फ्री है। में परफॉर्म लेकिन- कर देंगी तो लेकिन हम लोग भी government- चले जाएंगे। ये मुझे करते लगता है रहे आप वैसे। अपना भी जाने का प्लान बना रहे हैं। देखें, अपने वो सीएम साहब ने पसंदीदा कहा है कि गुलकार। कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग इसमें इंगेज हों, मुख्तलिफ तरीकों से, पार्टिसिपेशन के हिसाब से। तो- देखने के लिए एक बंदे को लेट्स सपोज म्यूजिक से शौक ही नहीं है, उसको शौक है, उसका दिल करता है कि वो कुछ अदब के हवाले से कुछ देखे, तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रीट थिएटर अदबी मेला भी इसमें अरेंज आपको किया है। मिलेगा जो एक लाहौर का कल्चर रहा है। फिर बुक फेयर की बात करें, पहलवानों वाले फिर, अगर कुश्तियां हैं जो देसी खालिस्तान, फिर कबड्डी तो है, जो- या फिर जो कोई भी देखना लाहौर के चाहता है रंग उसके हैं, लिए सब कुछ वो उसमें आप- मौजूद लाहौर के होगा। खाने बिल्कुल लाहौर के रिवायती खाने लाजमी जो रवायती होंगे राव खाने साहब, मिलावट से spice। पाक, कंसेशन ही मिलावट करवा दे से रहा पाक। साहब, उसमें कोई वो- कंट्रोल रेट पे होना चाहिए खाने जब- वैसे। ये मिलावट से पाक वाली बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। खैर सीएम साहब लेकिन इस मामले कंट्रोल में रेट हो खास- जाए तो ये भी एक तो आवाम को लिए इसमें लेकिन ये है कि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है तो बड़ा ये ज़बरदस्त होगा। एटलीस्ट आपको नवंबर अच्छा, में इसका एक राव साहब, इसका एक बैकग्राउंड भी है। सीएम साहब खुद जब
एज आ जर्नलिस्ट दुनिया में जब ये सफ़र करते थे, तो इनका हमेशा से ये बड़ा ये तवज्जो देते थे कि जो वेस्ट में जिस तरह से कल्चरल उनके शो ऑफ हो रहे हैं, परेड दुनिया के मेले हो रहे हैं की परेड जो थी एक, तो ये बेसिकली जो यूरोप अमेरिका में होती है, लंदन में होती है उनकी एनुअल परेड, उससे ही माफूज था ये। तो मुझे ये लगता है कि सीएम साहब का बिल्कुल विजन वही है कि जैसे मुख्तलिफ मालिक में ये होती है इस तरह के तफरीही मकामात, स्टॉल्स लगेंगे, कोई कारोबार होगा, बुक फेयर की जैसे बात सबसे बात है लोगों को कुछ तो मिल रहा है ना, स्पॉन्सर कुछ तो लोगों को मिल रहा है चीज ना। ये है कि लाहौर में एक अच्छा इवेंट होगा, मौसम भी अच्छा है, तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकेंगे। तो शुक्रिया राव साहब आपके वक्त के लिए भी, वकास आपके वक्त के लिए भी। नाज़रीन, हमने हेडलाइंस के बाद दोबारा आने और अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराने, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हमने आगे बढ़ना है, वीकेंड पे आपको बहुत बताना जरूरी होता है कि जी मौसम कैसा रहेगा, तो देख लेते हैं टुडेज वेदर। हमें ज्वाइन करिए कोमल, इस वक्त बाहर मौजूद हैं, बाहर के मौसम की डिटेल्स बताएंगी। कोमल, आज दिन भर कैसा रहेगा मौसम और वीकेंड पे मौसम, यानी कल का मौसम, संडे है कल, जी कैसा रहेगा? लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। आजकल जो है वो हम ये देख रहे हैं कि आसमान जो है वो सफ़ेदी ने अपनी ओर में ले रखा है, और इसी के साथ साथ जो बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी है वो लाहौर के वासियों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, वहीं हमारी जो आबी आलूदगी है, आबी आलूदगी भी लाहौर के वासियों के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि शहर लाहौर के वासी एहतियात नहीं करते और बेजा जो है वो अगर प्लास्टिक बैग्स हों तो वो भी जो है वो समुद्रों में फेंक देते हैं। अगर हम एहतियात करें, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, तो यकीनन लाहौर की फ़िज़ा में बहुत हद तक जो है वो बेहतरी करने में अपना किरदार निभा सकते हैं ना। आपने भी महसूस किया होगा कि हम अगर किसी रोड पर भी जाते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा जो है वो वाफर मिकदार में नज़र आते हैं इधर उधर गिरे हुए। अगर हम वही डस्टबिन में फेंकें और कोशिश करें कि हम प्लास्टिक बैग की जगह पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करें, तो यकीनन लाहौर की फ़िज़ा बेहतर होगी और कहीं ना कहीं जो है वो आने वाले दिन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह इस वक्त 172 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर ये शजरकारी को फ़रोग़ दें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, क्योंकि लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के लिहाज से देखा जा रहा है। वहीं अगर हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, कोमल बहुत शुक्रिया जी। अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है बिग स्क्रीन। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। कॉन्वोकेशन के बराह रास्त मनाजिर आपने देखे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जी अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने वाले। हम अक्सर आपके साथ ये चीज़ शेयर भी करते हैं और इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात भी कराते रहते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की किसी तौर कमी नहीं है और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत टैलेंट जो कि हम चुन चुन के आपके सामने लेकर आते हैं। ख़त्ताती से रिलेटेड आज के हमारे जो है वो मेहमान हैं, और ख़त्ताती बेसिकली है क्या आप सब लोग जानते भी हैं, आज हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ये मुश्किल तरीन हमेशा से काम लगता है और इस खूबसूरती के साथ इसमें रंग भर के इसको जब सामने लेकर आया जाता है तो मैं कहती हूँ क्या ही खूबसूरत एक आपका जो है वो मास्टरपीस सा तैयार होता है। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। खुज़ैमा अयाज ने हमें ज्वाइन किया है और आयज़ा अमीन आज की हमारी मेहमान हैं, कैलीग्राफर हैं हमारे ये दोनों मेहमान। शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम थैंक यू सो मच। खुज़ैमा आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, कैसे कैलीग्राफी स्टार्ट की, बेसिकली ये है क्या, ये फ़न आपको सीखने का ख्याल कैसे आया? कैलीग्राफी तकरीबन 3 साल पहले मैंने शुरू की और बस ये एक उस्ताद जी थे, उनके पास देखा, उन्होंने काम समझाया कि इस तरीके से काम है, कलम से किया जाता है। फिर उन्होंने कलम की फजीलत बताई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कलम की जो है वो कसम भी खाई है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप होता गया, देखा कि अल्लाह की जो आयत हैं वो किस रंग में कौन सी आयत अच्छी लगती है या फिर उसका मतलब उसमें आएगा, तो उसी तरीके से रंगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। सही। सो आयज़ा आपसे जानना चाहूँगी आपने कैसे स्टार्ट किया? बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा यही पता था कि अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तो हम हमेशा रंगों में उनके मतलब ढूंढते रहते थे और मुझे कभी भी कोई भी मीडियम या कोई भी चीज़ इतनी काबिल नहीं लगी वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके जितनी कैलीग्राफी लगी। और जब हम अपने पसंद के रंग सेलेक्ट करके उसमें लिख लेते हैं तो हमारी बात एग्जैक्टली कन्वे हो जाती है। तो फिर मैंने कुछ 4 साल पहले कैलीग्राफी स्टार्ट की थी उस्ताद इरफान अहमद खान के साथ,
और फिर उसको कंटिन्यू करते हुए अब मैं अपना स्टूडियो भी रन कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, खताती मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। सो हम, क्योंकि वो राइटिंग इतनी अच्छी होना और कुछ उसके सुनहरी असूल, वो लोग जो कि कैलीग्राफर बनना चाहते हैं, सो बेसिक्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपको सबसे पहले जो है फोकस करना है, क्या चीज़ें आनी चाहिए? सबसे पहले अपनी ज़ात पे फोकस करना है। अच्छा। इंसान जब अंदर से एक सुकून की कैफियत में नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। कैलीग्राफी या आर्ट की पेंटिंग, किसी भी फील्ड में, मतलब आप ना सिर्फ आर्ट बल्कि किसी भी फील्ड में जब तक आप बिल्कुल। सेटिस्फाइड ना होंगे, कुछ करना नहीं चाह रहे होंगे, पुरसकून नहीं होंगे, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। जी। फिर उसके बाद आप कलम पकड़ लें और प्रैक्टिस शुरू करें। इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक जो है वो आपको किसी मकाम पे ले जाएगा, क्योंकि उसका काम है आयात लिखना, ये उसका पैगाम है। अगर आप उसका काम करेंगे वो आपका काम करेगा। अच्छा, हैंड राइटिंग पे कैसे कमाल हासिल करना है मैं पूछूंगी, लेकिन अभी मुझे बराह रास्त आने का कहा जा रहा है। लामिक इकबाल मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन, राइटिंग पे किस तरह कमाल महारत हासिल की जाती है? राइटिंग के लिए भी कलम है, हर चीज़ एक बैलेंस में होती है। कायनात में। स्पेसिफिक कोई कलम इसके लिए इस्तेमाल होती है? जी, वुडन कलम होती है, वो बैम्बू स्टिक की, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सही। सो आयजा, किस तरह से आपने जो स्टार्टिंग में आपने जो चीज़ें फॉलो की, वो क्या क्या चीज़ें थी जो अगर कोई सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये आनी चाहिए? ज़रूरी ये है कि सिर्फ आप सीखना चाहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम बात ये होती है। इसके बाद तो हमारे उस्ताद कहते हैं कि कलम तो गत्ते से भी बन जाती है, किसी भी चीज़ से बना लें। लिखना चाहें तो किसी भी चीज़ से लिखा जा सकता है। तो शुरू तो उसी कलम से की जाती है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। लकड़ी की जो कलम होती है उसको बनाकर पूरी तरीके से उससे काम किया जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा काम करने की फील्ड में आ जाते हैं तो फिर हम किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन खुद पे नहीं रखते हैं। हमें जो चीज़ मिलती है हम उसकी कलम बनाते हैं और हम लिख लेते हैं। और जहाँ तक आप राइटिंग की बात कर रही हैं, जब हम करते हैं, शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपनी जगह पे खुद ब खुद आ जाती हैं। इस काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी बस इतना है कि आप करना चाहें। कितना वक्त दरकार होता है, मतलब अगर आप एक अपना मास्टरपीस तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कितना? डिपेंड करता है कि आप किस तरह का तैयार करना चाह रहे हैं। जब मेरा थीसिस किया था मैंने, तो उसमें मेरा एक पीस था जो मैंने कभी सेल के लिए भी नहीं लगाया, वो मुझे इतना पसंद था, तो उस पर सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस 6 महीने का था। मैं 6 महीने सिर्फ बैठती थी, अपनी ट्यूब पे से उसका पेंट उतार के संभाल लेती थी कि मैं एंड पे अपनी पेंटिंग के ऊपर ये लगाऊंगी कि मैंने 6 महीने ये कलेक्ट किए हैं और मैंने 6 महीने इसकी सोच में लगाए हैं। और मैं उसके ऊपर माइनर काम करती रहती थी। और कुछ पीसीस कोई 1-1.5 हफ्ते में भी तैयार हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मूड में बैठ के काम कर रहे हैं। सही, मूड की बात इन्होंने की। सो अच्छा मूड हो तो आप कितनी देर में अपना एक पीस तैयार कर लेते हैं? अब बिल्कुल जैसे इन्होंने बात किया कि एक थॉट प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ता है। उसके बाद कभी कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो एक ही टाइम पे आपके जो दिमाग में तारी हो जाते हैं। अगर वो वैसा सिनेरियो हो जाए तो फिर एक दिन में भी काम किया जा सकता है। अपनी स्पेशलिटी बताइएगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती है ना, तो लोग फॉलो करके, कॉपी करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है आर्टिस्ट के अंदर अलहदा से क्या होना चाहिए? आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होना चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए। देखें, कॉपी पेस्ट तो आप प्रिंटर भी कर सकते हैं। हम एक पेंटिंग को उसका प्रिंट निकाल के लगा सकते हैं कहीं पे। इंसान की अपनी स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो जो काम कर रहा है उसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, इन रंगों का इंतखाब उसने क्यों किया। जैसे मैं आपको एक लफ्ज़ कहता हूँ कि जुल जलाल वाल इकराम, अब आपके जहन में कौन सा रंग आया? लाल रंग आया या जलाल वाले रंग आए? जलाल वाले। इसी तरीके से रंगों का एक मतलब होता है, वो अपने अंदर एक कैफियत रखते हैं। जब आप आयात को उन रंगों में ढालने की कोशिश करेंगे तो वो अपने मीनिंग में आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, यानी आपने पहले उनकी नेचर को समझना है, फिर उनके साथ इंसाफ करना है, पहले आपने उन वर्ड्स को अच्छी तरह से समझना है। सो मुझे ये बताइएगा, आप अपने काम को डिफरेंट बनाने के लिए क्या करती हैं? क्योंकि ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं, डिफरेंट लगना और अपना काम अच्छा दिखाना चैलेंज बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैलीग्राफी जब हम कहते हैं, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक मॉडर्न होता है और ट्रेडिशनल काम होता है। जब मैं काम करती हूँ तो मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ। मैं अपना जो मेजर वर्ड होता है वो या वो मॉडर्न में कर दूंगी और बैकग्राउंड ट्रेडिशनल कर दूंगी, या बैकग्राउंड मॉडर्न कर दूंगी और आगे वाला काम ट्रेडिशनल में कर दूंगी। यानी कि मैं उन दोनों को मर्ज कर देती हूँ। वो जो एक डिफ्रेंशिएट करने की लाइन है मैं उनको हटा देती हूँ। और फिर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैं उनके अंदर कर लेती हूँ। या तो मैं बहुत वर्ड स्ट्रोक्स जो हैं वो लगा दूँगी बैकग्राउंड में और बहुत माइनर काम आगे, यानी कि दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलती हूँ ना, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अट्रैक्शन क्या चीज़ें हैं आपके ख्याल में? आज कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, राइटिंग अट्रैक्ट करती है, आपने मटेरियल जो यूज़ किया है, ओवरऑल पूरे पैकेज में क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? कलर्स अट्रैक्ट करते हैं और राइटिंग बिल्कुल अट्रैक्ट करती है। सब चीज़ें जब एक बैलेंस में होंगी ना तब एक आर्ट पीस बनता है। ऐसा नहीं है कि राइटिंग अच्छी और बैकग्राउंड में कलर्स वो मतलब बता ही नहीं रहे हो जो आयात का या फिर जो राइटिंग का मतलब है। तो दोनों चीज़ें अपने अपने बैलेंस में आ जाएंगी तो वो एक मास्टरपीस बन जाता है।
सही। ज़रूरी ये होता है कि व्यूअर हमारे जो पेंटिंग है उससे कनेक्ट कर सके। हर रंग का अपना एक मतलब होता है और हर रंग से हम भी एक मतलब लेते हैं। ब्लैक मेरे लिए शोक का रंग हो सकता है, आपके लिए खुशी का रंग हो सकता है। ज़रूरी ये है कि जो हमने बनाया उससे व्यूअर कनेक्ट करे, चाहे वो खुश हो या उदास हो। सही। अच्छा जी, आजकल की अगर हालात देखे जाएं तो शौक आपका कोई भी है, आप आर्टिस्ट हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सो पैसे कमाना हर किसी को, तो मैं समझती हूँ कि इसको अगर आप शौक समझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुश्किल तरीन शौक है, पैसे बहुत लग जाते हैं। सो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसा पाया इस फील्ड को? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा इसमें भी रास्ते निकल आते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अपना स्टूडियो है, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं पेंटिंग्स बना के बहुत सारे लोग, बहुत आर्ट की शौकीन पाकिस्तान में मौजूद है, वो ख़रीदते हैं। गैलरीज़ हैं वो हमें मार्जिन देती हैं, वो अपना काम वहाँ पे डिस्प्ले करें, वो उसको सेल करवाते हैं। बहुत मार्जिन, ऑल्दो थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं। ज़हमत देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने अंदर एक बार अपने आईने को देखें, उसमें देखें कि आपकी शख्सियत क्या नज़र आ रही है, जो नज़र आ रहा है फिर उसकी तरफ आप जाएं। सही। अगर आपने अच्छा काम करना है तो आप यानी कोई भी अच्छी आपके फील्ड अंदर को से करें। जो आवाज़ आती है कि आप ये करें, सो वो आपको कर गुजरना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आयशा? यही कि अपने आप को समझने की कोशिश करें और जो एक्सप्रेस करने की एक इंसान के अंदर हिस्स होती है ना, उसको रंगों से निकालने की कोशिश करें, उसमें बहुत सुकून है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप अपनी फीलिंग्स को रंगों के थ्रू बयान करेंगे तो उसमें रंग ही भर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम आपसे मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जो कमाल महारत भी रखते हैं और ज़बरदस्त टैलेंट के हामिल भी होते हैं। अली काज़मी सिंगर है, गाना तो आप सुन चुके हैं, किस कमाल से इन्होंने गाया है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, सिंगिंग आपने स्टार्ट कब की, सीखा कहाँ से? सिंगिंग बचपन से ही शौक़ था और फिर 10-1 साल हो गया मुझे म्यूज़िक सीखते और करते हुए, और यही है, बचपन से शौक़ कोई था। इंस्पिरेशन था जिसको देख के कहते थे कि मैंने बस इसके जैसा काफ़ी बनना थी। है? अच्छा, मतलब उन जैसा बन तो ऑब्वियसली नहीं सकते, लेकिन उनसे इंस्पिरेशंस तो थी। मैडम, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, मुहम्मद हसन साहब, बाकी जितने सही। हमारे आर्टिस्ट गुजरे। सीखा किससे? सीखा मैंने जवाद अली हैं, उनसे सीखा है, जो मेरे उस्ताद हैं, सही उनसे सीखा है। सही। अभी तक सीख रहे हैं? बिल्कुल, मैं सारी ज़िंदगी सीखता रहूँगा। किस किस्म का गाना खुद गाना पसंद करते हैं? मुझे कॉम्पोजिशन अट्रैक्ट कर जाए तो वो पॉप हो या रॉक हो, वो मुझे पसंद है, सही। वो जैसी भी हो। सही। गाना एक मतलब उसको एक मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, बाकी वो जॉनरा कोई साइड भी क्या हो। सिंगर, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग बड़ा, जितने भी नौजवान आते हैं कहते हैं इस फील्ड में स्कोप नहीं है, आगे बढ़ें कैसे, लिमिटेशन है। सो आपको नहीं लगता कि चैलेंज भी है, अगर आप आगे अपनी फील्ड में बढ़ ही नहीं सकते हैं तो फिर फ़ायदा क्या? चैलेंजेस तो हों भी, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं, बेसिकली तो लगे रहने का नाम मेहनत है। अगर आप चलते जा रहे हैं तो एक सर्टेन स्टेज पे आप जाके आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये मेहनत ही है मेरे तो। क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में बिल्कुल, मैं तो ड्रीम बहुत बड़ा है मेरा, और मैं ऑब्वियसली स्टार बनना है, यानी और सिंगिंग ही सारी दुनिया को मैं अपना म्यूजिक सुनाऊं, ऑब्वियसली ऐसी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आप कितना टाइम अपने सिंगिंग को देते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि अभी आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है? मुझे तो लगता है मुझे अभी सब कुछ अचीव करना है, और प्रैक्टिस तो मैं डेली करता हूँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दिन भी अगर आप मिस करते हैं तो वो आपका गैप है, वो बहुत, वो लगता है कि जैसे आपने 1 साल से नहीं गाया। आपको रेगुलर प्रैक्टिस हर सिंगर चाहता है उसका अपनी कोई स्पेसिफिकेशन हो, अपनी कोई पहचान हो और अपना उसका गाना आए। सो आप अपने गाने के लिए क्या, किस तरह से टाइम निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सारी चीज़ें प्लान? मेरा एक गाना बिल्कुल रिलीज्ड है, और ओरिजिनल मेरा एक सॉन्ग, वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। अब मेरा एक सेकंड गाना आ रहा है, वो विद इन मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को लगता है कि बस सिंगर बैठ के गाना गा रहा है, ज़रा उसके पीछे जो आपका अपना गाना आया, किस तरह से मेहनत की, वो लिखना, कॉम्पोजिशन करना, फिर उसके मुताबिक सिंगिंग करना, बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है। कितने टाइम में आपने ये सब कंप्लीट किया? मतलब 10-1 साल मुझे हो गया म्यूज़िक करते हुए, सीखते हुए, और मैंने अपना फर्स्ट जो ट्रैक है वो 3-1 महीने पहले लॉन्च किया है। मतलब ये इतना लंबा जर्नी है, उसको
मतलब सारा उसको करके और फिर अब आके मैंने अपना फर्स्ट गाना चलें जी, release गुड लक, इसी तरह से मेहनत करते रहें। और जो आपने कहा कि अभी तो ड्रीम्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो हम दुआ गो हैं कि आप ज़रूर अपना गोल अचीव करें। वक्त हमारे पास कम है, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।